मेरा नाम मीरा है और मेरी उम्र 18 साल थी। जब मेरी शादी हुई तो शादी के वक्त हमें ये बात नहीं बताई गई थी कि शादी के बाद मेरा पति बाहर के मुल्क जाने के लिए तैयारी शुरू कर देगा। हमें ये पता था कि मैं बाहर के मुल्क में काम करता है, लेकिन उसने कहा था कि मैं शादी के 1 साल बाद जाऊंगा। मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा उलझन होती थी कि लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन फिर अपनी बीवी को छोड़कर चले जाते हैं। बेशक हमारी पसंद की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने पति के साथ चाहिए था। और जब शादी हो जाती है तो वैसे ही दिल में मोहब्बत आ ही जाती है। मेरा पति बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, उसे देखकर तो किसी को भी मोहब्बत हो सकती थी। मैंने भी उसकी तस्वीर देखकर यही सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी थी। वरना मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए थे, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के, लेकिन मेरे पापा कहते थे कि लड़का अमीर हो या ना हो, लेकिन मेरी बेटी के साथ खड़ा हुआ अच्छा लगना चाहिए। उनका एक छोटा सा यकीन था। वे कहते थे कि अच्छी शक्ल वाले लोग अच्छे होते हैं, जो दिल के साफ़ होते हैं उनकी सूरत भी अच्छी होती है, और जो शक्ल के काले होते हैं उनका दिल भी काला होता है। लेकिन मेरे पति ने इस मोहब्बत का कोई लिहाज नहीं किया और शादी के 1 हफ्ते बाद ये कहा कि मुझे बाहर के शहज़ादे हैं। मैंने ये बात अपनी माँ को बता दी और घर में अदालत का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि तुमने तो ये बात पहले नहीं बताई थी। तो पति ने कहा कि मैं कौन सा अकेला छोड़ कर जा रहा हूँ, घर में मेरा भाई है, मेरी माँ है, उनके साथ रहेगी। मैं 1 साल बाद वापस आ जाऊँगा, फिर उसको भी अपने साथ ले जाऊँगा। घर में तमाशा बन गया जब मेरे पति ने कहा अब उसको भी साथ ले जाएगा। तो मेरे माँ पापा ने मुझे समझाया कि 1 साल है, मुश्किल से काट लो, फिर तुम अपने पति के साथ हमेशा के लिए बाहर के मुल्क चली जाना। हमें तो उससे ज़्यादा और कोई बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन माँ और पापा मुझे समझा बुझा कर और मामला सुलझा कर चले गए। लेकिन रात हुई तो मेरी सास और पति की बात सुनाई दी। जब मेरी सास कह रही थी कि अच्छा तो उसको साथ लेकर जाएगा, मुझसे पूछे बगैर तू इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। मेरे पति ने कहा माँ, वह तो मैंने मामला हल करने के लिए कहा था, मैं उसको कभी भी साथ लेकर नहीं जाऊँगा। उसको मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ ताकि वे इस घर के काम करे। मेरी सास ने कहा कि वही तो मैं कहूँ कि इतनी मुश्किल से तो आराम करने के दिन आए और तू उसे साथ लेकर जाएगा, मैं तो सारी ज़िंदगी इस घर के बर्तन धोती रह जाऊंगी। तो मेरे पति ने मेरे सास से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे नहीं लेकर जाऊंगा, यह तो मैंने टाइम गुजारने के लिए बात कह दी थी। वक्त गुजर जाएगा, बच्चे वगैरह हो जाएंगे और उसके माँ बाप भी ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं होते ठीक तो क्या बच्चों के साथ बेटी को वापस ले जाएंगे। मेरी सास ने अपनी बेटी की बलाई ली और कहा कि तुम बड़े समझदार हो, जाने की तैयारियां करो। मुझे बड़ी अफसोस हुआ क्योंकि मेरे साथ ही बहुत गलत हो रहा था। मेरे पति ने धोखा दिया था। पहले ही मैंने ये बात अपने घर वालों को बताकर गलती की थी। उनका कहना था कि 1 हफ्ते की दुल्हन हो इस तरह सबके सामने अदालत नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी छोटी बात हम लोगों को बताकर अपना घर खराब नहीं करना है। घर बनाने के लिए औरतों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है, मर्द कुर्बानी नहीं देता। अगर मैं ये बात बता देती कि ये झूठ बोल रहे थे तो वे ये कहते कि हम तो नहीं बोल रहे थे, उनको कैसे पता, सबूत दिखाए, तो फिर वह बहुत बड़ा तमाशा बन जाता और मैं ऐसा कोई तमाशा बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप होकर रह गई। मेरे पति बाहर के मुल्क चले गए। अब घर में सिर्फ मेरी सास और मेरा एक देवर था जो मेरे पति से छोटा था। वैसे तो मेरे देवर की पढ़ने की उम्र थी, लेकिन वह कोई पढ़ाई नहीं करता था और ना ही कोई नौकरी करता था। दिन भर घर से बाहर ही रहता था, कभी घर आता तो फ़ोन पकड़ कर बैठ जाता। मेरी सास उसके नाज नखरे बर्दाश्त करती रहती थी कि वह सब्ज़ी नहीं खाता, कभी कहती कि उसके लिए मीट बना लो। इस तरह मेरे दिन गुजर रहे थे। मेरी सास का रवैया मेरे साथ मुनासिब नहीं था। अगर अच्छी रहो तो वह भी अच्छी रहती थी, कभी बात गलती से निकल जाए तो वह 4 बातें भी सुना देती थी, लिहाज बिल्कुल भी नहीं करती थी। पति हफ्ते में 1 दफ़ा फ़ोन करता था और बस यही पूछता था कि घर में सब कैसे हैं, माँ और भाई कैसे हैं, सबका ख्याल तो करती हो ना। और गलती से ये भी पूछ लेता था कि तुम ठीक हो, और मैं कह देती थी कि हाँ ठीक हूँ। लेकिन अब भी शादी
को 1 महीना गुजरा था कि पता नहीं क्या मसला हो गया। रात होते ही अचानक ऐसी नींद आती कि सुबह मेरी आँख खुलती ही नहीं थी और मेरी सास मुझे बातें सुनाती कि 10 बजे तक सोती रहती है महारानी, महल से आई है क्या? तू सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। एक दिन मैंने भी तमीज़ से अपनी सास को ये बात कह दी कि मैं खुद हैरान हो गई। आज तक मैं इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और मुझे पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कहा कि क्यों, तू कोई नशा करती है क्या? मेरी सास की ज़ुबान गंदी होती जा रही थी, लेकिन मैं क्या बोल सकती थी। लेकिन दिन इस तरह गुजरने लगे और महीने के एंड पर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि मेरा पति से इस मामले में कोई बात नहीं हुई थी। हमारा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था। हम लोगों ने 7 दिन ही गुजारे थे एक दूसरे के साथ। इतनी जल्दी मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं तो हैरान हो गई थी, लेकिन मेरी सास खुश थी। मैंने डॉक्टर से भी बात की तो डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन तो रही है ना अपने पति के साथ, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैंने कहा कि इतनी जल्दी, तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी जल्दी भी हो जाता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरी सास लोगों को कहती थी कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो कॉलेज में पढ़ता है, क्योंकि उसके पास मैंने ना कभी कोई किताब देखी, ना ही उसके पास कोई कॉलेज बैग था। पर मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलती थी। सास को जब से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मुझे किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। मैं हैरान थी कि ये औरत तो कहती थी कि मेरे लिए बहू आए तो सिर्फ मेरे घर के काम करे, और अब कैसे मेरा ख्याल रख रही है। वैसे घर का माहौल बहुत अजीब सा था। ना तो ये लोग पूजा करते थे, ना ही कोई गीता को हाथ लगाते। हर हफ्ते यहाँ पर फिल्म ज़रूर देखी जाती थी और गाने तो दिन भर चलते रहते थे। मेरी सास के कमरों से गाने की आवाज़ आती रहती थी। हफ्ते में यहाँ एक बार फिल्म ज़रूर देखी जाती थी और गाने तो दिन भर चलते रहते थे। मेरी सास के कमरों से गाने की आवाज़ आती रहती थी। मेरा देवर गाने ऊंची आवाज़ में चलाया करता और मेरी सास शाम से बैठ जाती, रात तक ड्रामा ही देखती रहती। मैंने कभी उनका पूजा करते नहीं देखा। ऊपर वाले की कोई बात नहीं करते, ना ही सुना। जब पति को ये बात बताई तो वे भी खुश थे। मैंने उनसे कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता था कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चा मेरे पति का नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी था तो वह इस काम के लिए नहीं हुआ था। पता नहीं, मैं खुद को बहुत उलझी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए अपने पति को भी कोई बात समझा नहीं पाई। उसने कहा कि इस तरह की कोई बातें ना करो, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारी गोद में बच्चा होगा, उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरा पति मुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाला था, लेकिन सिर्फ मुझसे बातें बना रहा था। ये क्या समझता था कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसा है तो मैं उससे कहती हूँ कि ठीक है, फिर मैं भी पासपोर्ट बनवा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वे क्या कहता है। मैंने अभी अपने पति को कह दिया कि ठीक है, मैं भी पासपोर्ट बनवा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे आपके साथ ही जाना है। तो मेरे पति ने बात घुमा दी और कहने लगा, यहाँ पर इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। मुझे पहले से ही गुस्सा आया हुआ था। मैंने भी अपने पति को लंबी लिस्ट बना दी। मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें लेकर आना। वह आगे से खामोश हो गया। मैंने अपनी सास को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो कहने लगी, जब इस तरह से इंसान होता है तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। मैंने कहा कि लेकिन नींद और बेहोशी में फ़र्क होता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरी सास ने कहा कि ऐसे ही नींद आती है। मेरा देवर मुझसे बहुत दूर रहता था, मतलब देवर भाभी वाला हमारा कोई रिश्ता ना था। वह तो मुझसे दूर से देखता बोलता भी ना था और मेरी बनाई किसी चीज़ की तारीफ़ ना करता था। एक दिन घर में कोई ना था, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा 5वां महीना शुरू हो चुका था। मैंने देवर से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो कहने लगा, मैं कैसे आपको ले जाऊँ, यहाँ से रिक्शा बहुत दूर से मिलता है। मैंने कहा कि रिक्शा की क्या ज़रूरत है, मोटरसाइकिल पर ले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कहने लगा कि नहीं, आपके साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ
बैठ सकते तो कहने लगा कि अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुम्हें अच्छा लगता है या ना लगता है, उधर मेरे दर्द से जान निकल रही है तो क्या मैं यहीं मर जाऊं? मेरे दर्द हो रहा है। और मैंने कहा कि किस किस्म के इंसान हो, घर में कोई गैरतमंद है भी या नहीं? ना मैंने कभी किसी को पूजा करते देखा, तुम लोगों ने कभी गीता को हाथ नहीं लगाया और यहाँ पर तुम्हें पर्दे की पड़ी है कि भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती। वह खामोश हो गया। इतने में मेरी सांस आ गई जो कहीं गई हुई थी। वे रिक्शा में वापस आई तो उसने फ़ौरन जाकर रिक्शा वाले को रोक दिया। फिर रिक्शा में मुझे अस्पताल ले गई। बाद में मेरी सांस ने ही मेरे देवर को बातें सुनाई कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी भी क्या तुम्हारे अंदर गैरत आई हुई थी? तो कहता है कि मुझे शर्म आती है। बाद में मेरी सांस ने मुझे कहा कि मेरा ये बेटा बहुत शर्मीला है। क्या मैंने कहा कि उस शर्मीलेपन की वजह से आज मेरा मर जाना था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सांस और देवर आपस में बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी बातें बहुत अजीब सी थी। मुझे कुछ समझ आई पर कुछ समझ ना आई। मेरी सांस ने कहा कि मेरे बेटे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वे मेरे पति की बात कर रही थी कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है जिसको ये भी नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है। आज फ़ोन करके कह रहा था कि मेरे आने तक तो मेरा बेटा या बेटी तक दुनिया में आ चुका होगा, तो मैं कुछ पैसे भेज देता हूँ, बच्चे के लिए शॉपिंग कर लेना। और मुझे हंसी आ रही थी। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये सब कुछ ख़ानदान वालों को पता चल गया तो क्या होगा। मेरे देवर ने कहा कि ख़ानदान वालों की आपको कब से फ़िक्र होने लगी, उस ख़ानदान में तो आपको भी बड़ा ज़लील किया है, अब उसके बारे में क्यों सोच रही हैं? मेरी सांस ने लंबी सांस खींची और कहा कि इस ख़ानदान ने मुझे बड़ा ज़लील किया था। हम गाने बजाते थे तो क्या हुआ, कभी अपने जिस्म का सौदा तो नहीं करते, लेकिन ख़ानदान वालों ने तो मुझे आज तक नहीं बख्शा। कहते थे कि तबायफ से शादी कर ली है अनिल ने। मैं हैरान रह गई कि मेरी सांस गाना बजाने वालों के ख़ानदान से थी और उनके बारे में इस तरह की बातें मशहूर थी। उसके बाद मेरे देवर ने कहा कि आप तबायफ तो नहीं हैं लेकिन तमाशबीन ज़रूर हैं। मेरा देवर खाना खा रहा था और सांस उसके पास बैठी थी। इस बात पर बहुत हंसने लगा और मेरी सांस ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और कहा कि ज़्यादा ही फ्री नहीं हो गया है क्या? किसी को अगर ये बात पता चल गई ना तो तेरा भाई हम सबको नहीं छोड़ेगा। तो मेरे देवर ने कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, वह तो बेबस हो जाएगा। उसकी इज्जत पर जब बात आएगी तो फिर खुद ही खामोश होकर बैठ जाएगा। आप उसे क्यों नहीं बता देती कि ये आपका बेटा नहीं है, मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि उन लोगों के इतने सारे राज थे और उन्होंने हमसे झूठ बोला था, तो उसका मतलब मेरा पति उनका बेटा नहीं था। तभी तो उसको पैसे कमाने की मशीन बना रखा था, वरना कौन ये चाहता कि उसके बेटे की नई नई शादी हो तो एक हफ्ते बाद ये कमाने के लिए चला जाए। मेरी सांस उसको रोक भी तो सकती थी, यह भी तो कह सकती थी कि 1 महीने बाद चले जाना। अब मुझे सारे गेम की समझदारी थी, लेकिन मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरे पति को ये बात पता नहीं थी। कैसे मेरी सांस के आगे पीछे फिरता था। मुझे बाहर ले जाने वाली बात पर भी उसने मेरी सांस का साथ दिया और मेरे घर वालों से झूठ बोला। मैंने सोच लिया था कि मेरा पति वापस आएगा तो मैं उसको ये सब कुछ बताऊंगी ताकि उसकी आंखें खुल जाएंगी। मुझे अपने पति के लिए अफसोस तो बड़ा हुआ क्योंकि जब उसे ये बात पता चलेगी तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन दरअसल मेरे हाथ में एक पता आ गया था। ये बहाने करके मैं अपने पति को कह सकती थी कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, फिर भी तुम इनके लिए मरे जा रहे हो। मुझे भी अपने साथ घर लेकर जाओ। मेरे पति और मेरी बात ज़रूर मानता कि मैं उसकी बीवी थी और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तभी तो मेरा देवर भी मुझसे दूर भागता था। उसका मतलब है कि मेरा असल देवर नहीं था और मेरे लिए पूरी तरह गैर था। मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब मेरा पति वापस आएगा। कभी सोचती थी कि मैं फ़ोन पर ही उससे सब कुछ बता दूं, लेकिन फ़ोन पर बात बताने से ख़राब हो सकती थी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं बस इंतज़ार करूं। डॉक्टर को भी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, ऐसी नींद की जैसे मैं बेहोश हो रही हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे में नींद का आना आम बात होता है, लेकिन इतनी नींद भी नहीं आती कि अगर आपकी पहली नींद कच्ची थी तो फिर अभी भी आपकी नींद में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा। मैंने कहा कि मुझे तो नींद आती ही नहीं थी, मैं तो सुबह जाग जाती थी और पूरे दिन काम करके रात को सोती थी। मुझे ज़्यादा सोने की आदत ही नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि फिर ज़रूर आपके साथ कुछ हो रहा है, या तो आप खुद ऐसी चीज़ खा रही हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और या फिर आपको नींद की दवाई दी जा रही है। मैंने डॉक्टर को अपनी दवाइयाँ चेक करवाई क्योंकि उससे पहले मैं किसी और डॉक्टर के पास भी गई थी, तो उसने कहा दवाइयों में तो नींद की कोई दवाई नहीं है। घर में ऐसा मैं क्या खाती हूँ, आप अपने घर की रूटीन के बारे में पता लगाएं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गई। डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर घर
भर मैं इस तरह नींद की दवाई खाती रही और कोई मुझे देता रहा। जो भी मेरे साथ हो रहा है, अगर वह मेरे साथ होता रहा तो फिर मेरे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। आप अपने घर की रूटीन पर गौर करें। और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, खाना मेरी सास बनाती थी। कभी कभी मुझे कह देती कि एक जगह पर बैठकर सब्जी काट लो। खाना वे खुद ही बनाया करती थी और दिन का खाना तो कभी कभी मैं भी बना लेती थी, लेकिन रात का खाना मेरी सास ही बनाती थी। रात का खाना खाने के बाद ही मुझे होश नहीं रहता था। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी और मैंने रात का खाना नहीं खाया, लेकिन कमरे को अंदर से लॉक करके सो गई। जैसे ही 12 बजे मैं हैरान रह गई कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे अपने कमरे के बाहर किसी हलचल की आवाज़ आई, जैसे बाहर कोई खड़ा है। और मुझे कमरे के दरवाजे के नीचे से भी किसी के कदम नज़र आ रहे थे, लेकिन मेरे कमरे के बाहर किसका काम था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने कोई भी ना था। मैं सास के कमरे की तरफ गई तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैं फिर अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके सो गई। वैसे मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। मेरी सास कहती थी कि दरवाज़ा बंद नहीं करना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है कि कहीं तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर हम पहले दरवाज़ा तोड़ेंगे या तुम्हें बाहर निकालेंगे। लेकिन आज मैंने जानबूझकर दरवाज़ा बंद किया था। लेकिन ना जाने मेरी सास को कैसे पता चल गया कि मैं उसके कमरे में आई थी। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई थी कि खाने में ही कोई चीज़ मिलाई जा रही है, कि जिस दिन खाना नहीं खाया उस दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने अगले दिन उनके सामने यही ज़ाहिर किया कि मैंने खाना खाया हुआ था, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था और दरवाजे को लॉक भी नहीं लगाया। आज मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। मेरी सास रात को मेरे कमरे में क्यों आती थी? आज मुझे चेक करना था कि क्या हो रहा है। अब रात के 12 बजे का टाइम हुआ तो उसके 20 मिनट बाद कमरे में कोई दाखिल हुआ। कमरे की लाइट ऑफ थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और आहिस्ता से कुंडी लगा दी। मैं हैरान रह गई कि मेरी सास क्या कर रही है, क्योंकि अभी भी मैंने देखा नहीं था कि वह कौन था। मैं तो अपनी तरफ से आंखें बंद करके सो रही थी, सिर्फ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद बेड की दूसरी तरफ से कोई आया और आकर मेरे पास लेट गया और उसके बाद उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मेरा हाथ देखा तो मैं महसूस किया कि वे किसी आदमी का हाथ है। मैं फ़ौरन चौंक कर खड़ी हुई तो देखा मेरे पास मेरा देवर लेटा हुआ था। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई, यहाँ क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मेरे कमरे में क्या काम है। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी सांस को आवाज़ देना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई कि एक तरफ तो मेरा देवर ये कहता था कि मैं आपको मोटरसाइकिल पर नहीं बैठा सकता क्योंकि आप मेरे लिए गैर हैं, और दूसरी तरफ आधी रात को ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था। उसका यूँ मेरे कमरे में आकर मेरे साथ मेरे बेड पर लेटना और उसने मेरे कंधे पर हाथ भी रखा। ये इस तरह से आया था कि जैसे उसका कमरा हो और ये रोज़ यहाँ पर आता है और उसको कोई डर खौफ नहीं था। मेरी सास वहाँ पर आई और मैंने कहा कि देखो आपका बेटा क्या कर रहा है, उसका क्या काम था मेरे कमरे में, उसने मेरा दरवाज़ा क्यों लॉक किया। मेरे गुस्से में बुरा हाल था, मैं बोले जा रही थी। मैंने कहा कि आप किस तरह के ख़ानदान से हैं और आपके बेटे का भी यही काम निकला। मैं फ़ौरन फ़ोन की तरफ बढ़ी और मैंने कहा कि मैं अपने घर वालों को फ़ोन करूँगी, लेकिन अचानक मुझे अपने सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गई। किसी ने मेरे सर पर वार किया था और वह मेरी सास थी। मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में थी। उसने मुझे कहा कि ये बच्चा भी मेरे छोटे बेटे का है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बड़े बेटे का वारिस बने, क्योंकि मेरे पति की वसीयत थी कि जब मेरे बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तो सारी दौलत उसके वारिस की होगी, इसलिए वह वाला वारिस छोटे बेटे का होगा। शादी तो उसकी करवानी पड़ी दुनिया वालों को दिखाने के लिए, लेकिन बच्चा ना अपने छोटे बेटे से ही पैदा करवाना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ है मेरी निगरानी में हुआ है, मैंने खुद करवाया, और अब अगर तुमने ज़ुबान खोली तो तुम्हें जान से मार दूंगी। फिक्र भी नहीं करूंगी कि तुम्हारे पास मेरा पोता है। पहले मैंने गलती की थी, सारा कुछ अचानक से ही बता दिया था और गुस्से में आकर चिल्लाने लगी थी, लेकिन अब मैंने डरने की एक्टिंग की और कहा कि ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ न करना। सास ने कहा कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं कुछ ना करूंगी, लेकिन मैं समझती थी कि ये मुझसे मेरा बच्चा लेने के बाद मुझे भी जान से मार देंगे। मेरे देवर ने इतना घटिया काम किया और सास ने करवाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस तरह के लोग निकलेंगे। जाहिर है जैसा इंसान होते हैं वैसे ही हरकतें करते हैं। मेरी सास तवायफ ना सही, लेकिन उन्होंने मेरी कीमत तो लगा ही दी थी। मैंने किसी तरह ये वक्त गुजारा और ऊपर वाले ने मुझे एक बेटे से नवाजा।
मेरे पति वापस आ गए तो बेटे को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मैं उनसे कोई बात करना चाह रही थी। और रात को ही जब हम दोनों पति पत्नी कमरे में थे, मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसने कहा मैं उनसे पूछता हूँ। मैंने कहा कि किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह बस मुझे यहाँ से लेकर जाओ। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये हमें खाने में कोई चीज़ मिलाकर पिला देंगे, मेरी जान ले लेंगे और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, हमारे बच्चे को हमसे छीन लेंगे। मैंने अपने पति के सामने कसम खाई, अपनी औलाद की कसम खाई, तो उसने यकीन कर लिया। और ये सब करके मुझे क्या मिलना था? उसने कहा कि पहले भी इस तरह की हरकत थी जिससे मुझे शक पड़ता था, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। फिर अपने बाप के करीबी दोस्त को फ़ोन किया जो उनके भाई जैसा था, और उसने भी कहा कि ऐसा ही है, तुम उनकी औलाद नहीं हो लेकिन तुमसे बहुत प्यार थे, इसलिए वे तुम्हारी औलाद के नाम सब कुछ करके गए हैं। अगर तुम्हारा नाम करते तो लोग बातें करते। मेरे पति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके लिए सब कुछ करना आसान ना था, लेकिन फिर उसने 1-2 दिन तक अपनी ज़ुबान बिल्कुल बंद रखी और सारे इंतज़ाम किए। वह सब कुछ किया जो ज़रूरी था, और मुझे एक दिन वो अचानक वहाँ से लेकर दूसरे शहर चले गए। 2-3 महीने दूसरे शहर में ही रहे। मेरा देवर और सास हमें तलाश करते रहे। हमने फ़ोन बंद कर दिया और नंबर बदल दिए। अपने घर वाले को भी समझा दिया कि किसी को कुछ ना बताएं। और फिर जब मैं सफ़र के काबिल हो गई तो हमेशा के लिए बाहर के मुल्क चली गई। आज मैं अपने पति के साथ यहीं रहती हूँ। मेरा एक बेटा है और अब उस बात को 3 साल हो चुके हैं। खैर, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पति जानता है कि ये बेटा मेरे देवर का है, लेकिन वह उसे अपनी औलाद मानता है, क्योंकि उस सारे मामले में इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हुआ, मैं भी बहुत रोई। मैंने कहा कि मेरी इज्जत लूटी गई है। उसने कहा कि मैं उसको अपनी औलाद समझूंगा और हम इस बारे में कभी कोई बात ना करेंगे। मेरी गलती थी, तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभी भी मैं कभी कभी सोचती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ और उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों एक साथ इतने बड़े हादसे से गुजरे हैं, इसलिए हमारी मोहब्बत बहुत बढ़ गई है। हम साथ रहते हैं, ये तो नहीं कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वह किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहूँगी, अगर साथ देने वाला पति हो तो सारे मसले आसान लगने लगते हैं, वरना छोटी छोटी परेशानियाँ भी दूसरे घर में संभालना मुश्किल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।